एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 38। देखो ये सवाल में क्या दिया है। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स ऑफ मासेस m एंड 2m। मतलब ब्लॉक्स a और b के बीच में फ्रिक्शन होगा ये वाले सरफेस पे, एंड ब्लॉक 2m इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। फ्लोर और ब्लॉक b के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं। अ मास ऑफ द सस्पेंडेड ब्लॉक इज m। ये वाले ब्लॉक का मास दिया हुआ है m। ब्लॉक c, इफ ब्लॉक a is stationary with respect to block of mass 2m, ए और बी के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा। ये स्टेटमेंट का मतलब होगा ब्लॉक ए स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ऑफ मास 2m। और हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। देखो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब दोनों के ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग जस्ट रुक रही होगी, राइट। स्लिपिंग या फिर जस्ट स्टार्ट होने वाली होगी, ये भी अपन बोल सकते हैं। दैट मीन्स दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन का नेचर होगा वो कैसा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स ब्लॉक्स ए और बी के बीच में कितना होगा, mg। तो दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अगर तुम ब्लॉक ए को ऑब्जर्व करोगे, ब्लॉक ए पे खाली हॉरिजॉन्टली ये वाला फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ब्लॉक ए का अगर मैं एक्सेलरेशन ए मान लूँ, इसका फोर्स इक्वेशन क्या होगा, एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है वो म्यू जी हो जाएगा, राइट। और ब्लॉक ए और बी के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, तो इसी को मैं ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ब्लॉक बी और ब्लॉक सी एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि ब्लॉक सी का भी एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड्स ही होगा। दैट मीन्स ब्लॉक ए और बी दोनों ए से राइट में मूव कर रहे होंगे और ब्लॉक सी ए से नीचे मूव कर रहा होगा। और तीनों ब्लॉक्स को अगर मैं एक सिस्टम मान लूँ, ये वाला जो अरेंजमेंट दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट अरेंजमेंट मैं ऐसे बना सकता हूँ। ब्लॉक्स ए और बी को कंबाइन करके 3m मान लो, और ये ब्लॉक सी पे नीचे mg लग रहा है जो सारे ब्लॉक्स को एक्सेलरेशन ए से मूव करवा रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये mg लग रहा होगा। एंड तीनों ब्लॉक्स को अगर मैं एक सिंगल सिस्टम मान लूँ, तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, mg इक्वल्स टू 4ma। और a की वैल्यू भी पता है अपन को, म्यू टाइम्स g। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर म्यू की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, राइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। A block of mass m is placed on the top of another block of mass capital M as shown in the figure. The coefficient of friction between them is mu. यहाँ पे mu coefficient of friction दिया होगा। The maximum acceleration with which the block m may move so that small m also moves along with it is। तो देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब वो लोग अभी भी जस्ट साथ में जा रहे होंगे। स्मॉल m is just able to move along with capital M. So again nature of friction will be limiting। और स्मॉल m पे तो खाली यही फ्रिक्शन लग रहा होगा, म्यू mg। और इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन ए होगा। तो फोर्स इक्वेशन से क्या मिलेगा तुमको, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्मॉल एम म्यू एम जी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या पूछा है वो लोग ने, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए की वैल्यू पूछी। तो ए की वैल्यू म्यू टाइम्स जी हो जाएगी। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हुआ तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 40। A man of mass 2m is pulling up a block of mass m with constant velocity। तो अगर ये वाला ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो m का अगर मैं एफ बना तो ऊपर टेंशन नीचे mg, तो टेंशन की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी। और अभी आदमी का एफ बना दो, आदमी और फ्लोर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, नेग्लेक्ट एनी फ्रिक्शन। तो आदमी पे खाली टेंशन लेफ्ट में लग रहा होगा। और आदमी का अगर मैं एक्सेलरेशन ए मान लूँ लेफ्ट की तरफ, आदमी का मास 2m दिया हुआ, सो t इक्वल्स टू 2ma। तो इसको सॉल्व करने पर टेंशन को mg पुट कर दो, एक्सेलरेशन g/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। Two blocks of masses small m and capital M are placed on a horizontal frictionless table connected by a spring as shown in the figure. Mass capital M is pulled to the right with a force of F and acceleration of small m is given to be A. तो अगर तुम खाली small m को ऑब्जर्व करते, इसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ A होगा, और इसको ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स कौन सा होगा, स्प्रिंग फोर्स। इसको अपन टेंशन फोर्स भी मान सकते, स्प्रिंग फोर्स और टेंशन फोर्स एक ही बात। स्प्रिंग के अंदर ही टेंशन डेवलप हो रहा होगा।
तो इसके फोर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू ma, राइट। और अगर अपन कैपिटल M का FVD बनाते, कैपिटल M पे राइट की तरफ F लग रहा है एंड लेफ्ट की तरफ सेम टेंशन या फिर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, Fs इक्वल्स टू ma। और इसका एक्सेलरेशन अगर मैं राइट की तरफ कैपिटल A मान लूँ, फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, F माइनस स्प्रिंग फोर्स ma इक्वल्स टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू F माइनस ma अपॉन कैपिटल M, ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देखो अभी। In the arrangement shown, end A of light inextensible string is pulled with a constant velocity v. Find the velocity of block B. तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई कर देते, समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल्स टू 0, राइट। तो टेंशन्स को पहले अज्यूम करेंगे। ये वाला स्ट्रिंग देखो जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है ये पूरा। तो इस पूरे स्ट्रिंग में अपन टेंशन टी मान सकते। और पॉइंट ए को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, पॉइंट ए ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर टेंशन t नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो पॉइंट ए के लिए t डॉट वी विल बी माइनस टीवी कॉस 180, राइट। और ब्लॉक बी के ऊपर इफेक्टिवली ऊपर कितना टेंशन लग रहा है, ये वाले स्ट्रिंग में t होगा और ये वाले स्ट्रिंग में 2t होगा। तो इफेक्टिवली इस पर 3t ऊपर लग रहा है। और इसका वेलोसिटी अगर मैं ऊपर की तरफ v भी मान लूँ, तो इसके लिए t डॉट वी जो है वो 3 टाइम्स टी वी भी हो जाएगा पॉजिटिव में, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इनको ऐड करके 0 कर दो, तो माइनस टी वी प्लस 3 टाइम्स टी वी बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से वी बी की वैल्यू v/3 आ जाएगी, राइट। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विल बी v/3 अपवर्ड्स। क्वेश्चन 43, a ball of mass 1 kg is at rest at position P by means of two light strings OP and RP. The string RP is now cut and the block swings to position Q. सेकेंड पोजीशन इसका Q दिया हुआ है, इन दोनों पोजीशंस पे थीटा की वैल्यू सेम है 45 डिग्री। और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स OP व्हेन RP वाज नॉट कट एंड OQ व्हेन RP वाज कट। तो ये वाले पोजीशन में स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा और ये वाले पोजीशन में स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा, उसका रेशियो अपन को फाइंड करना है। तो पहले पोजीशन OP देखते। पोजीशन OP में जब ये रहा होगा, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे mg लग रहा होगा, ये वाले टेंशन को T1 मान लेते। और लेफ्ट की तरफ जो स्ट्रिंग PR है उसमें टेंशन कुछ T' मान लेते, राइट। और पोजीशन जब वो पोजीशन P पे रहा होगा उस समय इस मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, इट्स नॉट मूविंग, राइट। तो टेंशन T1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है T1 cos 45, ये mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो पहले केस में T1 की वैल्यू √2 टाइम्स mg आ जाएगी, ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस में देखते हैं जब वो पोजीशन OQ में पहुंच गया होगा, इस समय इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, इस पे नीचे mg लग रहा है एंड अलोंग द स्ट्रिंग, सेकेंड केस में स्ट्रिंग OQ में टेंशन T2 मान लेते, यही दो फोर्स लग रहा होगा। और इसका वेलोसिटी 0 है इस इंस्टेंट पे, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। द बॉल स्विंग्स टू पोजीशन Q। तो यहाँ पे अगर वो 45 डिग्री से शुरुआत कर रहा है और 45 डिग्री पे रेस्ट पे था, तो राइट के एक्सट्रीम में भी वो 45 पे जाके रुक गया होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। तुम लोग सर्कुलर मोशन में बाद में पढ़ोगे दैट कोई भी बॉडी अगर सर्कल में जा रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय v² अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, सर्कल का जो भी सेंटर होगा उस तरफ। इसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसके बारे में तुम डिटेल में बाद में पढ़ोगे। बट इस केस में तुम्हें दिख रहा है कि स्पीड 0 है। इसका अगर स्पीड 0 है मतलब सेंटर की तरफ अलोंग द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। बट टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये मास हमेशा स्टेशनरी नहीं होगा, वो कुछ समय के बाद वापस यहाँ पे स्विंग करने वाला। तो इस तरफ जो एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं होगा। दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन में अपन फोर्सेस को कौन से डायरेक्शन में बैलेंस कर सकते हैं, ओनली अलोंग द स्ट्रिंग, इस डायरेक्शन में अपन फोर्सेस को बैलेंस कर पाएंगे। तो अलोंग द स्ट्रिंग T2 लग रहा है
और mg का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग वो mg cos 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, T2 इक्वल्स टू mg cos 45 मतलब mg बाई √2। और वो लोग रेशियो कौन सा पूछ रहे हैं, T1 अपॉन T2। तो T1 अपॉन T2 करने पर आंसर √2 अपॉन 1 अपॉन √2 मतलब आंसर 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। Two spheres A and B are placed between two vertical walls as shown in the figure, and friction is absent everywhere. We have to find the ratio of normal force by the left wall to the normal force by the right wall. देखो यहाँ पे अगर दोनों स्पीयर्स को मैं सिस्टम ले लूँ, स्पीयर ए एंड स्पीयर बी, दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान लो, तो इन दोनों को अगर मैं एक सिंगल सिस्टम मान रहा हूँ तो इनके बीच का जो नॉर्मल फोर्स होगा, जो दोनों आपस में लगा रहे होंगे, जो दोनों के सेंटर से पास हो रहा होगा, वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। एक्सटर्नल में क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, दोनों का वेट नीचे की तरफ m1g और m2g, और लेफ्ट वाला वॉल Na राइट की तरफ लगा रहा है एंड राइट वाला वॉल Nb लेफ्ट की तरफ लगा रहा है। और मुझे पता है कि ये दोनों स्पीयर्स इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, नेट फोर्स 0 होना चाहिए उनमें। अच्छा, ए का कांटेक्ट ग्राउंड से हो रहा है तो ग्राउंड भी स्पीयर ए पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, इसको एन ग्राउंड Ng मान देते। तो अगर तुम हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस को बैलेंस करोगे, यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट Na शुड बी इक्वल्स टू Nb। दैट मीन्स दोनों नॉर्मल फोर्स का रेशियो 1 होगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी अगर एक्चुअली, you just had to imagine spheres A and B as a system and notice that horizontally only Na and Nb forces are acting for spheres A and B as a system. So both has to be equal. So ratio will be 1, right? Question number 45. The block B has a mass of 10 kg दिया हुआ है B का मास एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। फ्रिक्शन स्टोर में कितना अवेलेबल है वो पता होना चाहिए तुमको। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी म्यू टाइम्स n, तो 15 न्यूटन आ जाएगा ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में। और हमें फाइंड करना है कि अगर ब्लॉक ए का मास 16 kg दिया हुआ है तो उसका एसोलेशन कितना होगा। देखो ऐसे सवालों में ना सबसे पहले चेक करो कि अगर एसोलेशन को 0 रखना है तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। हमें पता है कि फ्रिक्शन स्टोर में 50 न्यूटन अवेलेबल है, और अगर एसोलेशन को 0 रखने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 50 न्यूटन से कम आ रही तो ब्लॉक्स मूव ही नहीं करेंगे ना। तो हमेशा ये चेक करो। तो अगर तुम ब्लॉक ए को देखते हो, ब्लॉक ए पे इसका वेट नीचे 160 न्यूटन लग रहा होगा और ऊपर टेंशन टी। सो दिस इज जस्ट द चेक, वी आर नॉट कंफर्मिंग द फाइनल रिजल्ट, वी आर नॉट सेइंग कि एसोलेशन 0 हो गई, वी आर जस्ट चेकिंग कि अगर एसोलेशन 0 होगा तो क्या सिचुएशन होगी। तो उस केस में ब्लॉक ए के ऊपर जो टेंशन है ऊपर की तरफ वो 160 न्यूटन होना चाहिए ये वाली स्ट्रिंग में, और ये स्ट्रिंग में अगर टेंशन 160 है तो जो मैं स्ट्रिंग ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें टेंशन 80 और 80 होना चाहिए, और जो स्ट्रिंग में ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें टेंशन और आधा हो जाएगा, इसमें टेंशन 40 हो जाएगा। तो अभी अगर तुम ब्लॉक बी को ऑब्जर्व करते हो, ब्लॉक बी पे टेंशन फोर्स राइट की तरफ 40 न्यूटन लग रहा है, और ब्लॉक बी को रोकने के लिए यहाँ पे स्टोर में जो फ्रिक्शन अवेलेबल है वो 50 न्यूटन अवेलेबल है, और फ्रिक्शन का काम ही होता है कि रिलेटिव स्लिपिंग को रोकना। ग्राउंड तो रेस्ट पे, तो फ्रिक्शन चाहेगा कि ब्लॉक बी भी रुक जाए, और ऐसा करने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है 40 न्यूटन और अवेलेबल है 50, तो रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। सो एक्चुअल में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो 40 न्यूटन होगा जितना रिक्वायर्ड है उतना, और एसोलेशन जो अपन ने 0 माना था वो सही होगा बिकॉज फ्रिक्शन सफिशिएंटली अवेलेबल है, राइट। मान लो अगर इधर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आ जाती 40 के बदले 60 या 100, तो उस केस में दोनों ब्लॉक्स एसोलेट कर रहे होते, राइट। तो उस केस में अपन को फोर्स इक्वेशन लिखना पड़ता है अलग से, कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई करना पड़ता। ब्लॉक ए का एसोलेशन A1 मान लेते, ब्लॉक बी का एसोलेशन A2, फिर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते। ब्लू वाली स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन T मानता तो ब्लॉक ए वाली स्ट्रिंग में टेंशन 40 आ जाता। तो एक इक्वेशन कंस्ट्रेंट्स का और दो इक्वेशन दोनों के एफबीडी से फोर्स इक्वेशन का, तो उसको सॉल्व करके फिर तुम्हें A1 A2 मिलता। बट यहाँ पे वो सब करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या होगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। ब्लॉक ए इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ब्लॉक बी का डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन कितना होगा ये अपन को फाइंड करना है।
समेशन ऑफ टी डॉट वी को 0 कर दो, और यहाँ पे स्ट्रिंग्स हमेशा वर्टिकल है, स्ट्रिंग्स का एंगल कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर हमें समेशन ऑफ टी डॉट ए भी 0 मिल जाएगा. सो लेट मी अज्यूम टेंशन टी इन दिस स्ट्रिंग, तो इसमें 2t होगा, इसमें 4t, और जो स्ट्रिंग ब्लॉक ए से कनेक्टेड है इसमें 8t. तो ब्लॉक ए पे 8t टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और उसका एसोलेशन भी ऊपर की तरफ हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा. ब्लॉक बी के लिए टी ऊपर और एसोलेशन ए नीचे, तो -t इक्वल्स टू 0. इसको सिंप्लीफाई करने पर ए की वैल्यू 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, ये आ जाएगी ऑप्शन सी. राइट. क्वेश्चन नंबर 47 देखो. इन द फिगर पुलीज आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस. m1 1 kg दिया हुआ है, m2 1/3 kg दिया हुआ है. टू कीप m3 एट रेस्ट, m3 मूव नहीं कर रहा. टू कीप m3 एट रेस्ट, मास m3 शुड बी हाउ मच? देखो अगर m3 रेस्ट पे होगा, सो m3 से ये स्ट्रिंग जा रहा है और ये स्ट्रिंग ये वाले पुली से कनेक्टेड है जो राइट में. तो कहने से अगर m3 रेस्ट पे है तो ये वाला पुली भी रेस्ट पे होगा. राइट. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से बोल सकते हैं ना. और अगर ये वाला पुली रेस्ट पे, तो राइट में जो मैं ग्रीन में हैच कर रहा हूँ, ये पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करो. कैन यू सी दिस एंटायर सिस्टम इज अ सिंपल 2 मास एंड अ सिंगल पुली सिस्टम वेयर पुली इज फिक्स्ड. तुमने लॉज ऑफ मोशन के स्टार्ट में ये जो क्वेश्चन देखा होगा, ये एग्जांपल m1 m2, अपन एक तरीके से पुली को फिक्स्ड मान सकते हैं ना, क्योंकि ये पुली एनीवेज रेस्ट पे रहने वाला है, ये वाला. और ऐसे केसेस में आई होप दैट यू हैव मेमोराइज्ड द रिजल्ट दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग कम्स आउट टू बी 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2. ये काफ़ी यूजफुल रिजल्ट होता है. और इस एग्जाम्पल में भी तुम देख पा रहे हो कि अगर तुम्हें ये रिजल्ट पता हो तो इस क्वेश्चन को तुम आसानी से और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज तुम्हें ये रिजल्ट वापस डिराइव करना होता है. सो आई विल सजेस्ट दैट यू शुड मेमोराइज दिस रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम. टेंशन विल बी 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2. और अगर तुम्हें ये टेंशन मिल गया t, तो ब्लू वाली स्ट्रिंग में टेंशन 2t होगा. और अभी m3 को ऑब्जर्व करो, m3 पे ऊपर 2t लग रहा होगा और नीचे m3g लग रहा होगा, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए. सो 2t शुड बी इक्वल्स टू m3g. अच्छा, यहाँ से t भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना अपन, क्योंकि m1 m2 दिया हुआ है. तो m1 कितना है 1, m2 इज 1/3, g को g ही रहने दो क्योंकि वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, एंड m1 प्लस m2 विल बी 4/3, तो 3 कैंसिल, और ये 2 और 4 भी कैंसिल होकर नीचे 2 बच जाएगा. सो टेंशन इज कमिंग आउट टू बी g/2. तो टेंशन की वैल्यू डाल दो इधर, 2 टाइम g/2 विल बी g. इसको सिंप्लीफाई करने पर m3 की वैल्यू 1 kg आ रही है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48. A block is placed on an inclined plane at an angle of theta. Coefficient of friction between the block and the plane is given. Mu की वैल्यू given है tan theta. और ब्लॉक को इनिशियली अपन ने कुछ स्पीड दे दी. इट इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी v हॉरिजॉन्टली अलोंग द प्लेन. ये डायग्राम में तुम देख पा रहे हो, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी v दे दी है. और हमसे पूछा गया है कि बहुत ही लंबे समय के बाद, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, देखो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है. दिस क्वेश्चन एक्चुअली टेस्ट्स योर नॉलेज दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज opposing the relative motion, right? रिलेटिव मोशन मतलब ब्लॉक का जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, इंक्लाइन तो फिक्स्ड है, तो रिलेटिव मोशन ब्लॉक ही डिफाइन करेगा. ब्लॉक का जिस भी तरफ वेलोसिटी होगा उसी तरफ उसका रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन हो रहा होगा, एंड फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो इस ब्लॉक को अगर तुम ऑब्जर्व करते हो, लेट मी जस्ट रीड्रॉ द डायग्राम. ये ब्लॉक का अपन एफवीडी बना लेते हैं. इस पे डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा लग रहा होगा, एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में, इसको मैं डॉटेड से बना रहा हूँ. यहाँ पे mg cos थीटा लग रहा होगा,
एंड नॉर्मल भी ऐसे बाहर की तरफ आके mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, राइट। एंड रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड होगी, विच विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन बाय म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स। तो फ्रिक्शन कितना होगा? अच्छा, म्यू भी अपन को गिवन है, म्यू tan थीटा दिया हुआ, एंड नॉर्मल फोर्स इज mg sin थीटा, सॉरी नॉर्मल फोर्स इज mg cos थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर तुम्हें दिख रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा आ रही, और डाउन द इंक्लाइन भी mg sin थीटा लग रहा होगा। तो देखो ब्लॉक का मोशन कैसा होगा, इनिशियली ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दिया होगा, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, लेकिन ब्लॉक साथ ही में डाउन द इंक्लाइन भी जा रहा होगा, क्योंकि डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा लग रहा है। तो ब्लॉक का जो ये वाला वेलोसिटी है v, ये कम होते जाएगा। इस वेलोसिटी को कम कौन कर रहा है? mg sin थीटा। यहाँ पे पीछे की तरफ mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एंड डाउन द इंक्लाइन इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, एंड वेलोसिटी बढ़ा कौन रहा है? अगेन mg sin थीटा, राइट। तो किसी भी समय के बाद अगर मैं मान लूं कि ब्लॉक ऐसे जा रहा है और किसी भी इंस्टेंट पे उसने कुछ v डैश वेलोसिटी एक्वायर कर ली, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं मान लूं कि उसने v डैश वेलोसिटी एक्वायर कर लियो, तो इस समय फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा? फ्रिक्शन यहाँ पे भी v डैश के ही ऑपोजिट होगा। किसी भी इंस्टेंट पे तुम वेलोसिटी का कोई भी डायरेक्शन देख लो, फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट होगा, राइट। सो कहने से जिस रेट से इसका एक्चुअल वेलोसिटी कम हो रहा होगा, that will be friction upon mass. What is the acceleration opposite to the velocity, to the actual velocity? कितना होगा ये? g sin theta. और and what is the acceleration along the incline? Along the incline भी acceleration g sin theta होगा, right? तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम इसका वेलोसिटी v डैश मान रहे हो इधर, कंपेयर टू v, इनिशियल वेलोसिटी इसका v था, कहना है इसे v से v डैश जो वेलोसिटी में रिडक्शन हुआ होगा, वो किसके वजह से हुआ? g sin थीटा। एंड सेम g sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन भी लग रहा है, तो v डैश का कंपोनेंट अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन कुछ v2 मान लूं, v डैश का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं v2 मान लूं, तो कहने से जितना रिडक्शन v से v डैश में हुआ होगा उतना ही v2 होगा, क्योंकि इनिशियली अलोंग द इंक्लाइन द वेलोसिटी वाज जीरो, component of velocity along the incline was zero, and along the incline 0 से v2 वेलोसिटी क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ g sin थीटा एक्सेलरेशन। और v से v डैश वेलोसिटी कम क्यों हुआ? अगेन बिकॉज ऑफ g sin थीटा एक्सेलरेशन। So we can conclude from these observations that actual velocity of the block plus component of its velocity along the incline, इसको v पैरेलल मान लेते, v2 के बदले v पैरेलल, v पैरेलल मतलब along the incline, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। एक्चुअल वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है जितने भी अमाउंट से, उतने अमाउंट से अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि g sin थीटा एक्चुअल वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, एंड g sin थीटा ही अलोंग द इंक्लाइन की वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको? सो v प्लस v पैरेलल इज कांस्टेंट। और इनिशियली, अच्छा v तो इनिशियल वेलोसिटी, सो आई शुड राइट v डैश इन जनरल, किसी भी इंस्टेंट पे अगर इसका वेलोसिटी v डैश होगा, और इन जनरल किसी भी इंस्टेंट पे अलोंग द इंक्लाइन अगर v पैरेलल होगा, तो इनका सम कांस्टेंट होना चाहिए। इनिशियली v डैश वाज इक्वल्स टू v एंड पैरेलल कंपोनेंट वाज जीरो, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता चल गई, ये कांस्टेंट कितना होना चाहिए? v। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कहने से आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये जो ब्लॉक है ये कर्व होके अलोंग द इंक्लाइन ही मूव कर रहा होगा, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर इसका मैं फाइनल वेलोसिटी vf मान लूं, तो इसका अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट भी सेम ही होगा ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन ही हो जाएगा। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ आई एम अज्यूमिंग vf, v पैरेलल भी vf हो जाएगा। So again I am applying this equation, vf plus vf will be again equals to the same constant which is v। तो यहाँ से अपन को दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी v by 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? See again, I will repeat this again। ये जो मैं येलो में मार्क कर रहा हूँ,
दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी, द नेट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट एनी इंस्टेंट, जो कि डायग्राम में यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, और जिसको मैं v पैरेलल मार्क कर रहा हूँ. v पैरेलल इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ दिस नेट वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन. इनका एडिशन हमेशा कांस्टेंट होगा. क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी को जो फोर्स कम कर रहा है mg sin थीटा, पैरेलल वाले कंपोनेंट को वही फोर्स बढ़ा रहा है. तो जितने से ये वैल्यू कम होगी उतने से ये वैल्यू बढ़ने वाला है. तो सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इनिशियली actual velocity was v dash was v and component parallel to the incline was 0. तो v plus 0 is constant. तो constant की वैल्यू v आ गई. और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब वो फाइनल वेलोसिटी मैं उसका vf मान लूंगा, तो उसका पैरेलल कंपोनेंट भी vf होगा, क्योंकि द एंटायर फाइनल वेलोसिटी विल बी पैरेलल टू द इंक्लाइन. सो vf plus vf should be equals to the same constant which came out to be v. तो इससे फाइनल वेलोसिटी v/2 आ गया, राइट? देखो, अगर इसी सवाल में मैं किसी भी इंस्टेंट पे इसके वेलोसिटी का एंगल विद द इंक्लाइन phi मान लेते, we could have also found velocity as a function of phi. किसी भी इंस्टेंट पे मैं बोल सकता हूँ कि v dash cos phi मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन. इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? v पैरेलल. और v पैरेलल को मैं क्या लिख सकता हूँ? v पैरेलल को इस फर्स्ट इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट v माइनस v डैश. तो v डैश cos phi इक्वल्स टू v माइनस v डैश. तो v डैश को एक साथ क्लब कर लो, v डैश 1 प्लस cos phi इक्वल्स टू v. तो यहाँ से किसी भी इंस्टेंट पे जो इसका वेलोसिटी v डैश होगा वो भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया एज अ फंक्शन ऑफ phi, वेयर phi इज द एंगल विद द इंक्लाइन, राइट? तो अगर मान लो इस सवाल में तुम्हें ऐसे पूछते कि किसी इंस्टेंट पे वो उसका जो वेलोसिटी है वो विद द इंक्लाइन phi एंगल बना रहा, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो तुम्हें इस इक्वेशन से मिल जाएगी. और इसी इक्वेशन से यू कैन ऑब्जर्व दैट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम phi will become equals to 0, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन ही होगा. तो इससे भी अपन ऑब्जर्व कर पा रहे v dash will be equals to v/2, राइट? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 49. In the figure, the force with which the man should pull the rope to hold the plank in position is F. If weight of the man is 60 kg, the plank and the pulley have negligible masses. तो प्लैंक और आदमी दोनों को सिस्टम मान लो. ऐसा करने से इनका जो नॉर्मल फोर्स है इधर वो इंटरनल बन जाएगा, और आदमी जिस भी फोर्स से इस स्ट्रिंग को खींच रहा होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन वही हो जाएगा F. तो जो ऊपर वाला स्ट्रिंग में इसमें टेंशन 2F हो जाएगा, राइट? तो ओवरऑल अगर तुम आदमी और प्लैंक को ऑब्जर्व करते हो, प्लैंक पे से जो स्ट्रिंग जा रहा है उसमें टेंशन 2F होगा, आदमी से जो स्ट्रिंग जा रहा है उसमें टेंशन F होगा, और प्लैंक पे स्ट्रिंग का कनेक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, दो जगह हो रहा है. तो एक साइड से 2F और एक साइड से F. ये ओवरऑल टेंशन लग रहा होगा फॉर मैन एंड द प्लैंक एज अ सिस्टम. और नीचे की तरफ दोनों का कंबाइंड वेट कितना लग रहा है? प्लैंक का तो वेट 0 दिया हुआ, तो खाली आदमी का वेट 600 न्यूटन होगा. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस फोर्सेस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो नेट फोर्स शुड बी 0. तो 4F की वैल्यू 600 के इक्वल होगी. दैट मीन्स F शुड बी इक्वल्स टू 150 न्यूटन्स, राइट? क्वेश्चन नंबर 50 देखो. Two identical blocks of mass capital M are linked by a thread wrapped around a pulley block with a fixed axis. A small block of mass M is placed on one of the blocks as shown in the figure. If the pulley and the strings are ideal, the force exerted by the small block on the capital block capital M is how much? मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना होगा यही पूछ रहे. तो नॉर्मल फोर्स निकालने से पहले इनका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते. कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्मॉल m कैपिटल M को 1 मान लो और लेफ्ट वाले कैपिटल M को 1 मान लो. तो ये सिंपल 2 ब्लॉक सिस्टम एंड अ सिंगल फिक्स्ड पुली वो वाला केस हो गया. ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन कितना होता है? m2 माइनस m1. m2 मतलब स्मॉल m प्लस कैपिटल M,
माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g, राइट? ये एक्सेलरेशन होगा पूरे सिस्टम का. सो दिस विल कम आउट टू बी स्मॉल mg अपॉन 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m. ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा. और अभी नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए खाली स्मॉल m का एफवीडी बनोगे. स्मॉल m पे इसका वेट स्मॉल mg नीचे लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल फोर्स, और इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ. तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? n माइनस स्मॉल mg इक्वल्स टू m टाइम्स a मतलब mg अपॉन 2m प्लस स्मॉल m, राइट? और ये माइनस mg को यहाँ ले जाके प्लस mg कर दो. RHS को सिंप्लीफाई करते, RHS में से अपन mg कॉमन ले सकते. mg कॉमन लेके LCM ले लो. m प्लस 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m. ये कितना आ जाएगा? m प्लस m 2m प्लस 2 टाइम्स कैपिटल M. 2 कॉमन ले लो, अंदर कैपिटल M प्लस स्मॉल m बच जाएगा, और नीचे 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m. कहीं पे तो अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक की है शायद, एक बार वापस चेक करते. mg कॉमन ले लिया, 2m प्लस m प्लस 2m प्लस m, तो 2m प्लस 2m. ओके देखो यहाँ पे अपन ने ये वाले स्टेप में मिस्टेक की है. एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा ना इसका, तो इट शुड हैव बीन mg माइनस n इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्चुअल में n की वैल्यू mg माइनस ये टर्म होगी. लेट मी रेक्टिफाई दिस. Actual force equation will be mg downwards minus n upwards equals to mass into acceleration. So इसको सिंप्लीफाई करने पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg कॉमन ले लो, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना यहाँ पे. ये एक सेकेंड, mg कॉमन लेके 1 माइनस 1 अपॉन 2m प्लस m, तो 2m प्लस m माइनस m ये आ जाएगा. तो स्मॉल m कैंसिल हो गया, और न्यूमरेटर में 2 टाइम्स कैपिटल M स्मॉल m इंटू g ये बच गया, और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m. तो ऑप्शन बी मैच हो रहा है ना. ओके, नेक्स्ट सवाल देखते. क्वेश्चन नंबर 51. In the arrangement shown in the figure, the coefficient of friction between the two blocks is 0.5. The force of friction acting between the blocks is how much? Okay. तो सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स को अगर तुम सिस्टम मानते हो, और अगर दोनों साथ में मूव करते, तो कितने एक्सेलरेशन से मूव करते. यहाँ पे ग्राउंड स्मूथ दिया हुआ है, ग्राउंड पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, और यहाँ पे 0.5. तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी फ्रिक्शन की? म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, म्यू टाइम्स 20 which is 10 न्यूटन्स. And let's check what is the common acceleration if they go together. यहाँ पे 20 न्यूटन्स और यहाँ पे 2 न्यूटन्स. तो इफेक्टिवली फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? फ्रिक्शन इंटरनल बन जाएगा. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ हो रहा है, एंड वी आर जस्ट चेकिंग कि अगर ऐसा होगा तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होगी. कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा? 20 माइनस 2 इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. इस केस में फ्रिक्शन इंटरनल होगा तो पिक्चर में नहीं आएगा, एंड कॉमन एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. अभी इंडिविजुअल ब्लॉक्स को चेक करो और देखो कि इतना कॉमन एक्सेलरेशन पॉसिबल है कि नहीं. अगर तुम 2 kg ब्लॉक को चेक करते हो, इस पे 2 न्यूटन फोर्स राइट में लग रहा होगा, एंड फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट पे लग रहा होगा, एंड फ्रिक्शन विल ट्राई दैट 2 kg ब्लॉक्स मूव्स विद अ कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. और ऐसा करवाने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? F minus 2 equals to mass into acceleration.
तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 8 न्यूटन आ रही, और फ्रिक्शन स्टोर में कितना अवेलेबल है, स्टोर में इट इज 10 न्यूटन अवेलेबल, तो इतना फ्रिक्शन वो सप्लाई कर देगा, राइट। और दोनों ब्लॉक्स कॉमन एसोसिएशन से जा रही होंगी, ये अजम्पशन भी सही था अपना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड यू कैन रीचेक विथ 4 kg ब्लॉक जस्ट टू कंफर्म। एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मगर जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट अगर तुम 4 kg के लिए भी करते तो भी सेम आंसर आता। 4 kg पे 20 न्यूटन लेफ्ट पे लग रहा है और फ्रिक्शन राइट में लग रहा होगा, और इसका भी कॉमन एसोसिएशन वी विल ट्राई दैट ये 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से ही जा रहा हो। सो 20 माइनस एफ इक्वल्स टू 4 इंटू 3, तो देखो इससे भी सेम फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 8 न्यूटन, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, the system is pushed by a force of F as shown in the figure, all surfaces are smooth except between B and C, B और C के बीच में फ्रिक्शन दिया हुआ है, and what is the minimum value of F to prevent block B from slipping। देखो यहाँ पे वापस अपन को F की मिनिमम वैल्यू पूछ रही है, कितने कम से कम F से अपन काम चला सकते हैं सच दैट ब्लॉक भी स्लिप नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब वो जस्ट स्लिप करने ही वाला होगा। यहाँ पे अपन ब्लॉक बी के ऊपर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई कर देंगे, इस पे नीचे mg लग रहा है और ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, राइट। और 2m ब्लॉक जो है वो इस पे नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगा रहा होगा, एक सेकेंड, 2m जो राइट वाला ब्लॉक है उसका नॉर्मल फोर्स n1 मान लेते और लेफ्ट वाले ब्लॉक का नॉर्मल फोर्स n2 मान लेते, बट फ्रिक्शन खाली राइट वाले फेस पे ही रहेगा, लेफ्ट वाले फेस पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो n2 से अपन को कुछ भी नहीं मिलेगा। वी शुड ट्राई टू कैलकुलेट n1। एक बार तुम्हें n1 मिल गया तो तुम बोल सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी म्यू टाइम्स n1, एंड म्यू टाइम्स n1 लिमिटिंग फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर रहा होगा, राइट। तो अभी n1 कैसे निकालेंगे, n1 निकालने का तरीका तुम्हें आता है, 3 ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में है, तो सबसे पहले तीनों ब्लॉक्स का कॉमन एसोसिएशन निकाल लो, कितना होगा f अपॉन 2m प्लस 2m प्लस m, f अपॉन 5m, ये तीनों ब्लॉक्स का कॉमन एसोसिएशन होगा। और अभी खाली ब्लॉक सी को ऑब्जर्व करो, ब्लॉक सी पे नॉर्मल फोर्स n1 लग रहा होगा इधर, और इसका एसोसिएशन f अपॉन 5m, तो इसका फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, n1 इक्वल्स टू 2m इंटू कॉमन एसोसिएशन f अपॉन 5m, सो दिस विल बी 2f बाई 5। यहाँ तक समझ में आया सबको? अपन ने ब्लॉक सी और ब्लॉक बी के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो फाइंड कर दिया, 2f बाई 5, और ये नॉर्मल फोर्स को इस इक्वेशन में डाल दो, तो म्यू टाइम्स 2f बाई 5 विल बी इक्वल्स टू mg, तो यहाँ से f की वैल्यू 5 mg अपॉन 2 टाइम्स म्यू, ये आ जाएगी ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, a 50 kg homogeneous smooth sphere rests on a 30-degree incline, it bears against the smooth vertical wall B। देखो सब जगह स्मूथ दिया हुआ है, मतलब फ्रिक्शन कहीं भी नहीं होगा, और हमसे पूछ रहे कि व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स एट बी, बी के ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो स्फीयर का एफवीडी बना दो, नीचे इसका वेट लग रहा होगा, ए से नॉर्मल फोर्स इस तरफ एन ए, एंड बी से जो नॉर्मल फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली लग रहा होगा एन बी। तीन फोर्सेस है और तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, तो लामीज थ्योरम सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, राइट। ये वाला एंगल मुझे पता है 90 है, और इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल 30 डिग्री, तो नॉर्मल टू द इंक्लाइन एंड वर्टिकल ये वाला एंगल भी 30 होगा, और ये पूरा एंगल जो है वो 30 प्लस 90 120 हो जाएगा, दिस एंगल इज 120, तो mg के ऑपोजिट एंगल मुझे पता है 120, और हमारा टारगेट है nb निकालना, तो ये वाला एंगल मुझे पता होना चाहिए। इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ, ये एंगल कितना आएगा, ये 150 आ जाएगा, बिकॉज टोटल एंगल 360 होना चाहिए, ये 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 120, तो ये 150 होना चाहिए। तो लामीज थ्योरम अप्लाई करने पर क्या मिलेगा, nb अपॉन साइन ऑफ 150
should be equals to mg upon sin of 120. तो यहाँ से तुम्हें एक ही लाइन में nb मिल जाएगा, which will be mg sin of 150 which is half and sin of 120 which is √3/2. तो nb की वैल्यू mg upon √3 मतलब 500 upon √3 आ रही, right? So just be careful in calculating the angles for Lame's theorem क्योंकि वही चीज यहाँ पे important है. एक बार एंगल मिल गया उसके बाद तो सब कुछ आसान है. Option C is the correct answer. Okay. Question number 54. In the diagram shown, the shaded pulley has a mass of 2m. A man of mass m pulls the pulley upwards with constant velocity. Okay, ये basically string को pull कर रहा है और इससे pulley ऊपर की तरफ constant speed से जा रहा है, मतलब acceleration 0 होगा. If friction is not present between the man and the ground, then what is the acceleration of the man? Okay, तो friction नहीं है. तो अगर तुम पुली को ऑब्जर्व करते हो, पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन 0. तो ऊपर t और ये भी t और नीचे 2 mg. दैट मींस 2t विल बी इक्वल्स टू 2 mg. तो टेंशन की वैल्यू mg होगी. और अभी अगर तुम आदमी का एफवीडी बनाते हो तो आदमी पे तो खाली टेंशन t लग रहा होगा लेफ्ट की तरफ, फ्रिक्शन इज 0. तो इसका एक्सेलरेशन अगर अपन a मान ले तो फोर्स इक्वेशन से t इक्वल्स टू m इंटू ए ये आ जाएगा. t की वैल्यू पुट कर दो इधर तो एक्सेलरेशन g के इक्वल आ जाएगा. आसान सवाल था ये. ओके, नेक्स्ट सवाल देखो. क्वेश्चन नंबर 55. All the surfaces shown in the figure are smooth if TA and TB are the tensions in the strings connected to block A and B respectively. तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स दिख रहे. लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में टेंशन TA मान लेते और राइट वाले स्ट्रिंग में टेंशन TB. और इन दोनों टेंशन का अपन को रेशियो निकालना. तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, ब्लॉक सी का अगर नीचे की तरफ वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन, अगर मैं ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a मान लूँ, सो विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ग्रीन वाले स्ट्रिंग को ऑब्जर्व करके मैं बोल सकता हूँ ब्लॉक ए का भी एक्सेलरेशन a राइट की तरफ होगा सेम, एंड ब्लॉक बी का भी एक्सेलरेशन सेम a लेफ्ट की तरफ होगा बिकॉज ऑफ ब्लू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट. तो तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, राइट? तो यहाँ पे भी अपन शॉर्टकट तरीका अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन ट्राई टू विजुअलाइज दिस सिस्टम इन दिस वे. ये ब्लॉक सी है, ब्लॉक सी पे नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, उसका वेट, उसका मास 10 kg दिया हुआ है, मतलब उसका वेट 100 न्यूटन होगा. तो ब्लॉक सी पे 100 न्यूटन ऐसे लग रहा है. ब्लॉक सी ब्लू स्ट्रिंग की मदद से ब्लॉक बी से कनेक्टेड है और ग्रीन स्ट्रिंग की मदद से वो ब्लॉक ए से भी कनेक्टेड. यहाँ पे इसका टॉप व्यू दिख रहे हैं अपन. ऐसे मानो कि ये तीनों ब्लॉक्स एक स्मूथ टेबल के ऊपर रखे हुए और तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, राइट? यहाँ पे ब्लॉक बी ब्लॉक ए के ऊपर नहीं रखा हुआ है, सब कुछ अपन टॉप व्यू से देख रहे हैं. एवरीथिंग इज केप्ट ऑन अ स्मूथ टेबल. तो ये सिस्टम और ये सिस्टम जो गिवन है दोनों एग्जैक्टली सेम ही है ना. तो अपन एक ही लाइन में तीनों को सिंगल सिस्टम मान के कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकते. 100 इक्वल्स टू टोटल मास 10 + 3 + 1 इनटू एक्सेलरेशन. तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 100/14 विच इज 50/7. और अभी अगर तुम खाली 3 kg ब्लॉक को ऑब्जर्व करते हो, 3 kg ब्लॉक पे जो टेंशन ए लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3 kg का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन. और 1 kg पे जो टेंशन टी बी लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 kg का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन. एक्चुअली तुम्हें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने की भी जरूरत नहीं थी, ये स्टेप भी अपन ने एक्स्ट्रा किया. ये तभी काम आता अगर वो लोग एक्चुअल एक्सेलरेशन पूछते, बट क्योंकि अपन को पता है कि 3 kg और 1 kg दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और क्योंकि यहाँ पे टेंशन्स का रेशियो पूछ रहे, टेंशन्स की भी एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछ रहे, रेशियोज पूछ रहे, तो जो भी ये एक्सेलरेशन होगा वो वैसे भी कैंसिल ही होने वाला था रेशियो में. सो इवन दिस स्टेप वाज नॉट रिक्वायर्ड. अपन डायरेक्टली दोनों का एक्सेलरेशन ए मान के दोनों का फोर्स इक्वेशन लिख के TA और TB को 3A और 1A निकाल लेते.
तो TA अपॉन TB का जो रेशियो है वो 3 आ जाता है, ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, two blocks M1 M2 of equal masses are shown in the figure. Assume ideal pulleys and strings and neglect frictions at all the surfaces. Find the accelerations of the two blocks. तो M1 का अगर मैं एक्सेलरेशन A1 मान लूँ और M2 का एक्सेलरेशन अगर A2 मान लूँ, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन T मान लो, तो ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन 2T होगा। कंस्ट्रेंट से क्या मिलेगा, T टाइम्स A1 माइनस 2T टाइम्स A2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स A1 इक्वल्स टू 2A2। M1 के FBD से T इक्वल्स टू M1 A1, A1 मतलब 2A2, और M2 के FBD से M2G माइनस 3T इक्वल्स टू M2A2। पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 और 2 को ऐड कर दो, तो 3T गायब हो जाएगा और M2G की वैल्यू, अच्छा दोनों के मासेस सेम दिए हुए, टू ब्लॉक्स M1 M2 ऑफ इक्वल मासेस, ठीक है, अपन एंड में M1 M2 को सेम डाल देंगे, तो M2G विल बी इक्वल्स टू 6 M1A2 प्लस M2A2, तो 7 M2A2 लिख सकता हूँ मैं इसको, M1 को M2 के इक्वल मान लो, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ से A2 की वैल्यू G/7 आ गई। दैट मीन्स A1 की जो वैल्यू है वो 2G/7 होगी, तो ऑप्शन बी मैच हो रहा है। इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। फोर्स इक्वेशन और कंस्ट्रेंट्स, ये तीन इक्वेशंस अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, टू masses 5 kg and 10 kg respectively are connected by a massless spring as shown in the figure. A force of 60 newtons acts on the 10 kg mass. At the instant shown in the figure, the 10 kg mass has an acceleration of 5 meters per second square. तो 5 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? देखो आसान सवाल है, ऐसे टाइप का सवाल अपने देखा था इसी एक्सरसाइज में। तो 10 kg का FVD बनेगा, 10 kg पे 60 न्यूटन्स राइट में लग रहा है और स्प्रिंग इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में लगा रहा होगा। एट दिस इंस्टेंट 10 kg मास हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, 60 माइनस Fs इक्वल्स टू 10 इंटू 5। तो यहाँ से Fs की वैल्यू 10 न्यूटन्स आ जाएगी और ये सेम Fs 5 kg ब्लॉक पे लग रहा होगा, तो 5 kg ब्लॉक के FBD में 10 न्यूटन्स राइट में लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन पूछ रहे, इसका एक्सेलरेशन A2 मान लेते, तो 10 इक्वल्स टू 5 A2, तो इससे A2 की वैल्यू 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 58, two blocks A and B of equal masses 3 kg are connected over a massless pulley as shown in the figure. Block A is kept on a rough incline, inclination दिया हुआ है, coefficient of friction दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि ब्लॉक ए पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। देखो वापस ऐसे सवालों में सबसे पहले चेक करो कि अगर ब्लॉक्स को रेस्ट पे रहना है तो क्या फ्रिक्शन उनको रेस्ट पे रख पा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, म्यू टाइम्स mg cos थीटा, म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू 0.6 दिया हुआ है, mg मतलब 30 एंड cos थीटा मतलब √3/2, तो कितना आ रहा है ये 18, 6 इंटू 3 18, 18/2 9, 9√3 न्यूटन्स, ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ रही। और अभी दोनों ब्लॉक्स को चेक करो, दोनों ब्लॉक्स के मासेस सेम है, मतलब बी पे 30 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा और ए पे डाउन दी इंक्लाइन 30 साइन 30 मतलब 15 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। तो एक्सेस फोर्स जो दोनों ब्लॉक्स को मूव करवा रहा है, एक्सेस फोर्स विल बी 15 न्यूटन्स। तो अगर फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों ब्लॉक्स रुक जाए तो उसको 15 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है दोनों ब्लॉक्स को रोकने के लिए वो 15 न्यूटन होगी, और फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है 9√3, 9√3 मतलब 9 इंटू 1.7, अप्रोक्सीमेटली कितना है भाई, 1.7 इंटू 9 इज अप्रोक्सीमेटली 15.3। तो फ्रिक्शन जस्ट अवेलेबल है ब्लॉक्स को रोकने के लिए, स्टोर में 15.3 के आसपास अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट 15 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन 15 न्यूटन अप्लाई करके दोनों ब्लॉक्स को रोक देगा। एक्सेलरेशन पूछा होता तो आंसर 0 होता, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखो,
in the given arrangement, the mass of the wedge is given to be 3 kg and small m का mass 1 kg दिया है. The masses of the pulley and the thread are negligible. Find the acceleration of small m relative to the wedge. और यहाँ पे फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है. तो देखते हैं ये सवाल को किस तरीके से अप्रोच करेंगे. देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ब्लॉक का और वेज का हॉरिजॉन्टल में एसोलेशन सेम होगा, राइट. पुली को भी वेज का ही पार्ट मान लो. ये वाला जो पुली है ये भी वेज का ही पार्ट होगा. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वेशन के लिए मैं कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों को एक सिंगल सिस्टम मानूं. तो दोनों पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे. वर्टिकल में टेंशन लग रहा होगा, बट वर्टिकल की मुझे परवाह नहीं है, मुझे खाली हॉरिजॉन्टल में देखना. तो हॉरिजॉन्टल में इन दोनों को एज अ सिस्टम मानते हुए खाली ये वाला टेंशन टी लग रहा होगा. इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर मैं टेंशन टी मान रहा हूँ. ये वाला पूरा स्ट्रिंग जिसको मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ. और जब भी तुम वेज का एफईडी बनाते हो तो जो भी पुलीज वेज से कनेक्टेड है उसी को भी वेज का ही पार्ट मान लो, है ना. तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना. तो कैपिटल एम स्मॉल एम को एज अ सिस्टम मानते हुए हम देख पा रहे हैं कि उनमें एक्सटर्नली खाली टी फोर्स लग रहा है. और ये अपन तभी कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का, वेजेस और ब्लॉक्स का यहाँ पे कॉन्टेक्ट मेंटेन्ड है. तो अलोंग दिस कॉमन नॉर्मल बाय नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स एक्सेलरेशन विल बी सेम. तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, T विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स A. वैल्यूज डाल दो, 3 + 1 4 टाइम्स A, है ना. और अभी अगर तुम स्मॉल m का एफवीडी बनाते हो खाली स्मॉल m का एंड खाली वर्टिकल में, नाउ आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हॉरिजॉन्टल. तो स्मॉल m पे नीचे mg लग रहा है, ऊपर T लग रहा है, एंड वर्टिकल में इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा लेट्स से A2, ये एक्चुअल में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू वेज. तो इसका फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस टी इक्वल्स टू ma2. और a2 और a में रिलेशन निकालने के लिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दो. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स मतलब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से निकाल सकते हो. समेशन ऑफ t डॉट v इक्वल्स टू 0, इस केस में समेशन ऑफ t डॉट a इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हो. देखो वेज के लिए t राइट में और a भी राइट में, तो वेज के लिए t डॉट a विल बी प्लस टी. ब्लॉक के लिए t ऊपर और a2 नीचे, तो माइनस टी a2. तो कंस्ट्रेंट से a2 और a सेम आ रहा है, तो यहाँ पे a2 के बदले a लिख दो. तो mg माइनस टी इक्वल्स टू ma, और t के बदले 4a लिख दो और m की वैल्यू भी डाल दो. m इज 1 kg, तो 1 इंटू 10 न्यूटन्स माइनस टी माइनस 4a इक्वल्स टू 1 इंटू a. तो यहाँ से 10a इक्वल्स टू 5a आ जाएगा. सो एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. ये समझ में आया सबको. देखो इसी सवाल को अगर थोड़ा सा तुम शॉर्टकट तरीके से अप्रोच करोगे, तुम एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हो. कैसे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द अल्टरनेट अप्रोच. अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कंस्ट्रेंट से कि कैपिटल M और स्मॉल m इनका जो भी हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होगा उतना ही स्मॉल m का नीचे होगा, राइट. और इनको एक्सेलरेट करवाने वाला कौन सा फोर्स है, खाली mg. खाली mg फोर्स होगा इनको एक्सेलरेट करवाने वाला. एंड बिकॉज ऑफ दिस mg फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, पूरा का पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है. इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस. हॉरिजॉन्टल में कैपिटल M स्मॉल m दोनों मूव कर रहे हैं एंड वर्टिकल में खाली स्मॉल m मूव कर रहे हैं. वर्टिकल में खाली स्मॉल m मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ mg फोर्स, बिकॉज ऑफ mg फोर्स ओनली, राइट. तो डायरेक्टली अगर मैं शॉर्टकट तरीका अप्लाई करता हूँ, मैं डायरेक्टली mg को टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता था. mg मतलब 10, कैपिटल M प्लस स्मॉल m विल बी 5 इंटू a.
तो इससे एक लाइन में तुम्हें आंसर आ जाता है, बट इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इफ यू आर नॉट केयरफुल. ओनली इफ यू आर 100% श्योर, देन ओनली अप्लाई दिस मेथड, if you are able to understand this logic. Okay, I will again repeat this part. हॉरिजॉन्टल में कैपिटल एम स्मॉल एम साथ में मूव कर रहे, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए उनको मैंने एक सिंगल सिस्टम मान लिया, और इनका जो कनेक्शन है वो एम जी के स्मॉल एम मास के साथ हो रहा है, जो वर्टिकली भी मूव कर रहा है, एंड इसको मूव करने वाला ओनली फोर्स इज एम जी. यस और नो? तो ये दोनों सिस्टम्स इक्विवेलेंट होंगे, और इससे तुम एक ही लाइन में एक्सेलरेशन निकाल सकते. Anyways, if you're not comfortable with this method, थोड़ा भी अगर confusion हो रहा है, डाउट आ रहा है, तो it's always safe to apply the first method. 1-2 मिनट ज्यादा लगेगा मगर आंसर सही आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 60. Two blocks A and B attached to each other by a massless spring are kept on a smooth horizontal surface and pulled by a force of 200 newtons. If at some instant 10 kg has an acceleration of 10 meters per second square. देखो ये भी सेम सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था. 10 kg का जो acceleration है वो दिया हुआ है 10 meters per second square. 10 meters per second square. इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा राइट में. तो इसका अगर अपन फोर्स इक्वेशन लिखते, स्प्रिंग फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन 100 न्यूटन्स, एंड 25 kg का भी एफवीडी बना दो. 25 kg पे 200 न्यूटन राइट में लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स 100 न्यूटन लेफ्ट में लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन अगर मैं राइट में a मान लूँ तो 200 माइनस 100 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. बहुत ही आसान सवाल था ये. एग्जांपल 61 देखो. ब्लॉक ऑफ मास m slides down a smooth wedge of inclination alpha placed on a horizontal smooth surface. The horizontal force required to keep the wedge stationary. Okay. देखो अगर wedge stationary होगा मतलब it will behave like a fixed wedge, और सब कुछ स्मूथ है, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है. तो ब्लॉक सिंपली डाउन द इंक्लाइन g sin थीटा से एक्सेलरेट कर रहा होगा, एंड अलोंग द इंक्लाइन इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो इसके अलोंग द नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा. डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा इज प्रोवाइडिंग दिस एक्सेलरेशन, and along the normal component of weight mg cos theta is balanced by normal force. तो normal force mg cos theta के इक्वल होगा, एंड सेम नॉर्मल फोर्स इस वेज पे भी लग रहा होगा. अभी अगर अपन वेज का एफवीडी बनाते, सेम नॉर्मल फोर्स वेज पे लग रहा होगा, ग्राउंड से भी एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और वेज को रोकने के लिए एक्सटर्नली मुझे कुछ फोर्स लेफ्ट की तरफ लगाना पड़ा होगा. ये वाले नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है और वेज का जो वेट, लेट्स से वेज का जो मास है वो कैपिटल एम है, ये दोनों फोर्सेस को ग्राउंड का नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा. मगर इस नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, आई नो दैट दिस एंगल इज थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब n sin थीटा, इसको ये वाला f बैलेंस करेगा. तो f की वैल्यू n sin थीटा हो जाएगी. n sin थीटा मतलब mg cos थीटा इनटू sin थीटा. ऑप्शन डी मैच हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 62. A block of mass m1 equals to 10 kg is placed on a slab of mass 30 kg. The slab lies on a frictionless horizontal surface as shown in the figure, and coefficient of friction between the block and the slab is 0.25. ग्राउंड स्मूथ दिया हुआ है, m1 m2 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 दिया हुआ है. दिस इज स्टैटिक, एंड दैट ऑफ डायनामिक. अच्छा, यहाँ पे म्यू एस और म्यू के दोनों अलग दिया हुआ है. तो बी केयरफुल इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू अपन म्यू एस टाइम्स एन लेंगे, और अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपन म्यू के टाइम्स एन ले लेंगे. और फोर्स की वैल्यू भी दी है 40 न्यूटन फोर्स एक्स ऑन m1, और हमसे पूछा है कि स्लैब का एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट? तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. ये 10 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो म्यू एस टाइम्स नॉर्मल 0.25 टाइम्स 100 मतलब 25 न्यूटन होगा फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू. और अगर 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे, और अगर मैं चेक करूं कि कॉमन एक्सेलरेशन से अगर जा रहे होंगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होगी,
तो कॉमन एक्सेलरेशन विल बी 40 अपॉन टोटल मास 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी 30 kg वाले ब्लॉक को देखो, 30 kg वाले ब्लॉक को खाली फ्रिक्शन मूव करवा रहे, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? अगर इसको कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करवाना हो तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 30 न्यूटन्स आ रही। दिस इज रिक्वायर्ड but available is only 25 newtons. That means no slipping is not possible. There will be slipping. There is some slipping between the blocks. और अगर स्लिपिंग हो रहा है दोनों ब्लॉक्स के बीच में तो फ्रिक्शन का जो नेचर है वो काइनेटिक होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू के 0.12 टाइम्स नॉर्मल विच इज 100। तो फ्रिक्शन जो है वो 12 न्यूटन लग रहा होगा। और अभी अगर तुम 30 kg ब्लॉक का एफवीडी बनाते हो, इस पे खाली 12 न्यूटन का फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है और इसका मास है 30 kg, तो इसका एक्सेलरेशन ए अपन निकाल सकते हैं फोर्स इक्वेशन से, 12 इक्वल्स टू 30 a। सो एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी 12 अपॉन 30 विच इज 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सबको समझ में आया ये? ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। Block A of mass 2 kg is placed over block B of mass 8 kg. The combination is placed on a rough horizontal surface. If G is 10 meters per second square and coefficient of friction between B and the floor is 0.5, between A and B is 0.4, and horizontal force is 10 newtons which is applied on 8 kg block, then we have to find the force of friction between A and B. Limiting frictions निकाल लो सबसे पहले। 8 kg और ग्राउंड के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? 100 इंटू 0.5। ग्राउंड पे जो नॉर्मल फोर्स है वो 100 न्यूटन होगा, और ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में कोफिशिएंट है 0.5, तो 50 न्यूटन। और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 20 इंटू 0.4, ए और बी के बीच में 0.4 दिया हुआ है, नॉर्मल इज 20, तो 20 इंटू 0.4 मतलब 8 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर अपन 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते क्या ब्लॉक बी की मूव होने की टेंडेंसी होगी? 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन है वो तो 50 न्यूटन होगा, तो ग्राउंड ही 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके 8 kg ब्लॉक को मूव होने से रोक देगा। और अगर 8 kg ब्लॉक खुद मूव ही नहीं हो रहा तो 2 kg ब्लॉक पे कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा। दैट मीन्स 2 kg ब्लॉक और 8 kg ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो जाएगा, राइट? सो आंसर शुड बी नन ऑफ दिस। समझ में आया सबको? 2 kg और 8 kg के ब्लॉक में फ्रिक्शन तभी ऑपरेट करता है जब दोनों के बीच में स्लिपिंग होने की टेंडेंसी होती है, बट इस केस में ग्राउंड का फ्रिक्शन ही जो है वो 8 kg ब्लॉक को मूव होने से रोक देगा, तो 2 kg ब्लॉक तक बात ही नहीं पहुंचेगी, राइट? सो दैट्स व्हाई फ्रिक्शन शुड बी जीरो। क्वेश्चन नंबर 64। Two blocks of masses 2 kg and 5 kg are at rest on the ground. The masses are connected by a string passing over a frictionless pulley, which is under the influence of upward force of 50 newtons. The accelerations of 5 kg and 2 kg masses. इस पे 25 न्यूटन्स टेंशन ऊपर होगा और इस पे भी 25 न्यूटन्स टेंशन ऊपर होगा, क्योंकि पुली पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ अगर 50 न्यूटन लग रहा है तो नीचे जो टेंशन टी और टी होंगे वो 25 न्यूटन होंगे। 5 kg पे नीचे उसका वेट 50 होगा, तो 5 kg का तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा, और 2 kg पे ऊपर 25 और नीचे 20, तो इसका एक्सेलरेशन अगर मैं a मान लूँ तो 25 माइनस 20 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 2 kg का एक्सेलरेशन 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 2 kg, तो रिस्पेक्टिवली 0 एंड 2.5, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। और अगर मान लो पुली का एक्सेलरेशन पूछा होता तो पुली के एक्सेलरेशन को अपन a1 plus a2 upon 2 लिख सकते थे, where a1 and a2 are the acceleration of these two masses. तो पुली का एक्सेलरेशन 1.5
25 meters per second square आ जाता, right? Okay, next सवाल, question number 25. A body of mass 10 kg is lying on a rough incline at an angle of 30 degrees and the coefficient of friction is 0.5. The minimum force required to pull the body up the plane is how much? तो इसका नीचे की तरफ वेट 100 न्यूटन्स लग रहा है, डाउन द इंक्लाइन 50, along the normal 100 cos 30 मतलब 50 रूट 3. ओके, देखो यहाँ पे सवाल में फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है दिया नहीं, तो अगर मैं फोर्स को अब द इंक्लाइन मान लूं, वैसे अगर फोर्स को मैं किसी एंगल पे भी लगा सकता था और उसमें भी अपन मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते थे, बट वैसा कुछ दिया नहीं है, तो मैं अभी के लिए इसको अब द इंक्लाइन मान लेता हूँ. तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी अप द प्लेन, तो उसके इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लग रहा होगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू टाइम्स नॉर्मल, 0.5 इंटू नॉर्मल विल बी 50 रूट 3, तो 25 रूट 3 होगा नॉर्मल. रूट 3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.7. तो ब्लॉक को अब द इंक्लाइन पुल करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? फोर्स शुड ओवरकम 50 प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन, 25 इंटू 1.7. देखते हैं इसे आंसर मैच हो रहा है कि नहीं. 25 इंटू 1.7 कितना होगा ये? 25 इंटू 7 is 2, 175, 17. 25 इंटू 1 is 25 प्लस 17, 42. तो 92.5 अप्रोक्सीमेटली मैच हो रहा है ना आंसर. 92.5 मतलब ऑप्शन बी इज द क्लोजेस्ट आंसर. जी की वैल्यू अगर 9.8 लेते तो एग्जैक्टली मैच हो जाता. ओके, देखो इसी सवाल का एक डिफिकल्ट वर्जन होता है कि अपन ब्लॉक पे फोर्स किसी भी एंगल पे लगा सकते थे, तो वहां पे मुझे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा कैलकुलेट करना होता और इसको फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करना होता. तो उससे किस थीटा पे फोर्स की रिक्वायरमेंट मिनिमम होगी वो अपन निकाल लेते और तब जाके अपन को आंसर मिलता, राइट. वो थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट हो जाता, बट आई थिंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो लोग ये वाला नॉलेज चेक नहीं कर रहे. दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू अप्लाई द फोर्स अप द इंक्लाइन, ये सवाल में देना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 66. Two blocks M1 M2 are resting on a rough inclined plane of inclination 37 degrees as shown in the figure. The contact force between the blocks is how much? देखो यहाँ पे μ2 की वैल्यू 0.5 गिवन है और μ1 की वैल्यू 0.8. और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्रीज दिया हुआ है, तो 1037 कितना होगा? 0.75. मतलब M1 तो मूव ही नहीं करेगा ना. M1 के लिए 1037 इज लेस देन उसका करस्पॉन्डिंग म्यू, तो M1 विल बी एट रेस्ट और M2 डाउन द इंक्लाइन स्लाइड करेगा, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा ना. M2 कांटेक्ट लूज करके नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा और M1 मूव ही नहीं करेगा. और अगर M1 मूव करता भी तो भी बिकॉज M2 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे कम है, M1 का एक्सेलरेशन कम होता. और जब भी ऐसा सिचुएशन तुम्हें दिखाई दे रहा है किसी दो ब्लॉक्स के बीच में, अपन सेफली बोल सकते हैं दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा और उस केस में भी नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाता, राइट. इंस्टेड ऑफ μ1 इक्वल्स टू 0.8, अगर वो 0.6 भी दिया होता तो भी अपन नॉर्मल फोर्स को जीरो ही बोलते. नॉर्मल फोर्स नॉन जीरो तभी होता इफ μ2 की वैल्यू μ1 से कम होती, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, μ2 की वैल्यू μ1 से ज्यादा होती, तभी M1 का एक्सेलरेशन ज्यादा होता और वो M2 को पुश करता और साथ में मूव करने की टेंडेंसी रखता, तो वहां पे नॉन जीरो नॉर्मल फोर्स आ जाता, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 67. यूजिंग द कंस्ट्रेंट इक्वेशंस रिलेशन बिटवीन A1 and A2 विल बी हाउ मच? तो ये तो आसान सवाल है. टेंशन T मान लो, इस पे 2T
और इस पे 40, तो इफेक्टिवली ब्लॉक 1 के ऊपर 60 ऊपर लग रहा है और एसोलेशन A1 नीचे, सॉरी ब्लॉक 1 पे 70 ऊपर लग रहा है, T + 2T + 40 70 ऊपर लग रहा है, एंड ब्लॉक 2 पे T ऊपर लग रहा है और एसोलेशन A2 भी ऊपर, तो -70 A1 + T A2 = 0, तो A2 7 A1 के इक्वल आ जाएगा। Question number 68. A block system is shown in the figure. Frictional force on 2 kg is F1, on 3 kg it is F2, and tension T is the tension in the strings connecting block A and B. Which of the following is correct? Okay. देखो ऐसे सवालों से किस तरीके से डील करेंगे, दोनों जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। यहाँ पे कितना होगा 20 × 0.4 8 न्यूटन्स, और यहाँ पे कितना होगा 30 × 0.5 15 न्यूटन्स, और 1 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 2 kg पे नीचे की तरफ 20 न्यूटन्स। तो अगर दोनों ब्लॉक्स को स्लिप करना होता, दोनों पे इफेक्टिवली अनबैलेंस्ड फोर्स विदाउट फ्रिक्शन 10 न्यूटन्स लग रहा है, बट फ्रिक्शन स्टोर में 8 + 15 23 न्यूटन्स अवेलेबल है। तो स्लिपिंग तभी होती जब दोनों के वेट्स का डिफरेंस W2 - W1 दोनों के लिमिटिंग फ्रिक्शन को ऐड करके ओवरकम कर पाता। अगर ऐसा होता तो ही दोनों ब्लॉक्स का एसोलेशन नॉन जीरो होता, बट इस केस में अपन को सिंपली दिखाई दे रहा है कि दोनों ब्लॉक्स का एसोलेशन जीरो होना ही चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन एक्सेस स्टोर में अवेलेबल है। दैट मीन्स ऑल द ब्लॉक्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो सारे ब्लॉक्स का अगर एसोलेशन जीरो होगा तो अपन टेंशन्स निकाल सकते। जो स्ट्रिंग 1 kg से कनेक्टेड होगा ऊपर की तरफ, इसमें टेंशन 10 न्यूटन होगा, और जो स्ट्रिंग 2 kg से कनेक्टेड है इसमें टेंशन 20 न्यूटन होगा, राइट। और अभी 2 kg और 3 kg ब्लॉक्स को ऑब्जर्व करो। इन ब्लॉक्स पे 8 न्यूटन की लिमिटिंग वैल्यू इधर है और यहाँ पे 20 न्यूटन की लिमिटिंग वैल्यू है, और यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एंड दोनों ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम पे है। सॉरी, इधर 15 न्यूटन की लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ पे 15 न्यूटन की लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो नहीं होगा, दिस टेंशन इज नॉन जीरो। टेंशन जीरो तभी होता है जब इन फोर्सेस को खाली फ्रिक्शन अकेले बैलेंस कर जाते, बट ऐसा तो नहीं हो रहा। और ऐसे सवालों को किस तरीके से सॉल्व करते ये अपन ने सीखा था। अपन किसी भी एक सरफेस पे अज्यूम करेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अचीव हो चुकी है, तो कहाँ पे लगता है अचीव हुई होगी, यहाँ पे लिमिटिंग 8 है और लग रहा है 10, यहाँ पे लिमिटिंग 15 है और लग रहा है 20, तो इंट्यूशन से ऐसा लग रहा है कि शायद राइट वाले पे लिमिटिंग वैल्यू अचीव हो चुकी होगी। तो राइट वाले ब्लॉक का एफईडी बना, इस पे 20 न्यूटन्स इधर लग रहा है और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 15 न्यूटन्स लेफ्ट में लग रही होगी, तो जो बचा हुआ 5 न्यूटन है वो टेंशन प्रोवाइड करेगा। और अगर मैं टेंशन को 5 मान रहा हूँ तो जस्ट फॉर चेकिंग 2 kg ब्लॉक पे अगर टेंशन 5 न्यूटन लग रहा होता और यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी होती 5 न्यूटन्स, और अवेलेबल है 8 न्यूटन्स, तो 8 न्यूटन्स में से 5 न्यूटन फ्रिक्शन लग जाएगा। दैट मीन्स ऑल आवर अजम्पशंस आर करेक्ट, राइट पे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव हुआ होगा, तो 15 न्यूटन्स राइट वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेफ्ट वाले पे 5 न्यूटन और टेंशन भी 5 न्यूटन। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में तुमने लेफ्ट वाले ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन अज्यूम कर लिया होता तो तुम्हें अपने आप पता चल जाता कि तुम्हारा अजम्पशन गलत है। उस केस में 10 न्यूटन्स और तुमने अगर यहाँ पे 8 न्यूटन्स मान लिया होता तो टेंशन यहाँ पे 2 न्यूटन्स आता ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए, और अभी 3 kg पे भी अगर तुम सेम टेंशन 2 न्यूटन्स अप्लाई करते और यहाँ पे 20 न्यूटन्स, तो तुम देख पाते कि 3 kg को रोकने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट इस तरफ 18 न्यूटन्स आ रही, बट अवेलेबल है खाली 15 न्यूटन्स। दैट मीन्स दिस अजम्पशन वुड हैव बीन इनकरेक्ट। तुम अज्यूम करने के बाद अपने आप इसको डिस्कार्ड कर देते हैं एंड में, राइट। तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन ही पॉसिबल होगा जो मैंने ग्रीन में मार्क किए, दोज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स, फ्रिक्शन एंड टेंशन। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है?
2 kg F1 मतलब किसका फ्रिक्शन माना है? 2 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है वो 5 I कैप होना चाहिए. 3 kg ब्लॉक पे -15 I कैप एंड टेंशन शुड बी 5 न्यूटन. ऑप्शन सी मैच हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69. A bar of mass m1 is placed on a plank of mass m2 which rests on a smooth horizontal plane. Coefficient of friction between the surfaces and the plank is given to be K. The plank is subjected to a horizontal force which is varying with time, At. The moment when the plank starts sliding relative to the bar. Okay. देखो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसपे खाली फ्रिक्शन लग रहा होगा? ब्लॉक. ब्लॉक पे खाली फ्रिक्शन लग रहा है और जस्ट स्लिपिंग जब शुरू होगा उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग होगी विच विल बी म्यू m1g. और इस समय अगर मैं ब्लॉक का एक्सेलरेशन a मान लूं, फोर्स इक्वेशन से a की वैल्यू म्यू g आ जाएगी. और अभी भी स्लिपिंग जस्ट शुरू हुआ है, मतलब इस समय भी, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी मैं दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कॉमन मान सकता हूँ. तो दोनों को सिस्टम ले लो और दोनों पे फोर्स इक्वेशन अप्लाई कर दो. F की वैल्यू m1 प्लस m2 टाइम्स a मतलब म्यू जी. म्यू एक्चुअली k दिया हुआ है इधर, तो kg ले लो इसको. एंड F इज गिवन टू बी 80. तो रिक्वायर्ड टाइम कितना होगा? m1 प्लस m2 टाइम्स kg अपॉन a. ऑप्शन बी मैच हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 70. अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg rests against a wall exerting a horizontal force of 15 newtons on the wall. तो मतलब नॉर्मल फोर्स 15 न्यूटन दिया हुआ. If the coefficient of friction is 0.5, then what is the frictional force acting on the block? देखो ऑप्शन से लग रहा है कि G की वैल्यू 9.8 लेनी चाहिए. तो ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg मतलब 0.5 इंटू 9.8, 4.9 न्यूटन लग रहा होगा. और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा. तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी 0.5 टाइम्स नॉर्मल, मतलब 7.5 न्यूटन फ्रिक्शन स्टोर में अवेलेबल है, बट रोकने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है खाली 4.9 न्यूटन. तो 7.5 में से एक्चुअल फ्रिक्शन 4.9 न्यूटन ही लग रहा होगा. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 71 देखो. द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स m1 m2 विद रिस्पेक्ट टू द पुली इन द कंडीशन शोन इन द फिगर विल बी हाउ मच? देखो यहाँ पे 80 न्यूटन लग रहा है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 40 होगा. तो 2 kg ब्लॉक पे नीचे 20 लग रहा है, ऊपर 40. इसका एक्सेलरेशन ऊपर a1 मान लेते. तो 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 2a1. तो यहाँ से a1 की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ गई. वैसे ही 4 kg ब्लॉक, इस पे 40 ऊपर लग रहा है और 40 नीचे लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन a2 0 होगा. एंड पुली का जो एक्सेलरेशन है वो a1 प्लस a2 अपॉन 2, मतलब 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स. तो दोनों ब्लॉक्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन 5 ही आ जाएगा. Acceleration of one with respect to pulley will be 10 minus 5 meters per second square upwards, and acceleration of 2 with respect to pulley will be 0 minus 5 मतलब 5 meters per second square downwards, right? Question number 72. In the arrangement shown in the figure, pulleys are massless and frictionless and threads are inextensible. Block of mass m1 will remain stationary if, देखो m1 को अगर मुझे स्टेशनरी रखना है तो इस स्ट्रिंग से जो पुली कनेक्टेड होगा m1 से, ये वाला पुली भी स्टेशनरी होगा, मतलब m2 m3 और ये पुली, they will represent two block system with a fixed pulley. तो ये स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन T मान लूँ तो इसमें टेंशन 2T होगा एंड 2T जो है वो m1g को बैलेंस कर रहा होगा. एंड T की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए. फॉर टू मास सिस्टम एंड अ फिक्स्ड पुली, टेंशन इज गिवन बाय 2 m2 m3 अपॉन m2 प्लस m3 टाइम्स g. ये टेंशन की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो. 4 m2 m3 अपॉन m2 प्लस m3 विल बी इक्वल्स टू m1. इक्वेशन को इन्वर्ट कर दो.
इक्वेशन को इन्वर्ट कर दो तो क्या मिलेगा, 4/m1 इक्वल्स टू 1/m2 प्लस 1/m3। ऑप्शन बी मैच हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। A block of mass m is resting on a wedge of mass capital M and inclination is given to be theta। और wedge का acceleration g tan theta दिया हुआ है लेफ्ट की तरफ, और हमसे पूछा है कि ब्लॉक का acceleration विद रिस्पेक्ट टू wedge कितना होगा। देखो इसमें आंसर जीरो मत बोलना, क्योंकि आंसर जीरो तभी होता है जब wedge का acceleration राइट की तरफ होता है। उस केस में ब्लॉक का acceleration विद रिस्पेक्ट टू wedge जीरो हो जाता है। बट यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक का FVD बनाऊँ इन द wedge फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस फ्रेम में ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, नीचे mg लग रहा है और सीडो फोर्स राइट की तरफ लग रहा होगा ma। अलोंग द इंक्लाइन क्या क्या फोर्स लगेंगे, mg का कंपोनेंट mg sin थीटा एंड सीडो फोर्स का कंपोनेंट ma cos थीटा। a मतलब g tan थीटा इनटू cos थीटा, तो ये भी mg sin थीटा आ जाएगा। एंड अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं इसका एक्सेलरेशन a रिलेटिव मान लूँ तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, डाउन द इंक्लाइन नेट फोर्स इज 2mg sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू a रिलेटिव। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ब्लॉक का, 2g sin थीटा डाउन द इंक्लाइन, राइट। और अगर एक्चुअल एक्सेलरेशन पूछा होता तो एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक को अपन क्या लिखते, रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। तो वेज का एक्सेलरेशन a लेफ्ट की तरफ एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन 2g sin थीटा डाउन द इंक्लाइन, और इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। तो इस पे अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते, और इन वेक्टर्स का जो भी एडिशन होता है वो ब्लॉक का एक्चुअल एक्सेलरेशन होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 74। A bead is fitted onto a rod and it can slide over it. Coefficient of friction between the bead and the rod is given to be 0.9. At the initial moment, the bead is in middle of the rod. The rod is moving translationally in a horizontal plane with an acceleration of 60 by 67 meters per second square in a direction making an angle of 37 degrees with the horizontal. The acceleration of the bead related to the rod is how much? अच्छा, ये स्टेटमेंट देखो एक बार वापस। इनिशियल मोमेंट में जो बीड है वो रॉड के मिडल में है एंड रॉड मूव्स ट्रांसलेशनली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 60 by 67 in a direction making an angle of 37 degrees with the horizontal। तो डायग्राम से तो अपन को एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। आई थिंक यहाँ पे जो डायरेक्शन 37 डिग्रीज है वो रॉड का दिया हुआ है, रॉड का हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्रीज एंगल होगा, बट रॉड खुद हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद दिस मच एक्सेलरेशन। तो बिड का एक्सेलरेशन क्या होगा ये अपन को फाइंड करना। तो अगर अपन बिड का एफबीडी बनाते, अपन को बिड का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रॉड निकालना, तो इसका एफबीडी भी अपन रॉड के फ्रेम में ही बना लेंगे, न्यूफॉर फ्रेम। तो रॉड के फ्रेम पे इस पे नीचे एमजी लग रहा है और लेफ्ट में सीडो फोर्स लग रहा होगा, और इस तरफ नॉर्मल फोर्स। अच्छा, नॉर्मल फोर्स ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एमजी और एमजी का जो ये वाला कंपोनेंट है, एमजी का जो ये वाला कंपोनेंट है एमजी कॉस थीटा, और एमए का जो ये वाला कंपोनेंट है एमए साइन थीटा। तो अगर एमजी कॉस थीटा एमए साइन थीटा से ज्यादा हो गया तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, अदरवाइज नॉर्मल नीचे लगेगा। अगर एमए साइन थीटा ज्यादा हो गया तो एमजी का डाउन द इंक्लाइन कंपोनेंट कितना होगा, एमजी साइन थीटा, और एमए का डाउन द इंक्लाइन कंपोनेंट होगा एमए कॉस थीटा। और इन दोनों को कौन बैलेंस करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन। देखो वन ऑफ दी ऑप्शन जीरो भी दिया हुआ है, तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि बेड रिलेटिवली मूव कर पाएगा कि नहीं, फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा कि नहीं, अपन को चेक करना होगा। तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते, उससे पहले नॉर्मल फोर्स निकाल लेते। तो mg cos थीटा, m दिया हुआ नहीं है क्योंकि शायद m वैसे भी कैंसिल हो रहा होगा, तो cos 37 इज 4/5 टाइम्स m, एंड a sin 37 60 अपॉन 67 इंटू 3/5, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 12 टाइम्स जा रहा है,
और 36/67 60/67 टाइम्स 3/5 sin 37 3/5 होता है, तो 12 into 3 36/67, तो 36/67 डेफिनेटली 4/5 से कम होगा ना, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी 4/5 माइनस 36/67, कितना आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली, इंटू एम भी होगा साथ में, इंटू एम, 4 into 67 माइनस 36 into 5 180/5 into 67, बहुत ही रैंडम वैल्यूज गिवन है इसमें, 4 into 7 28, 4 into 6 24, 28 plus 2 30, सॉरी ये यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड रुको इसका कैलकुलेशन देख लेते। ओके तो ये 88/335 m आ जाएगा, ये नॉर्मल फोर्स होगा, और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट विल बी 0.9 टाइम्स दिस नॉर्मल फोर्स, ये फ्रिक्शन मिल गया यहाँ से। और देखते हैं कि नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा, ये कितना होगा, डाउन द इंक्लाइन क्या क्या फोर्स लग रहा है, ma cos 37, a मतलब 60/67, cos 37 मतलब 4/5, एंड g sin 37, g मतलब 10 into 3/5, 6, ये लग रहा होगा डाउन द इंक्लाइन इनटू m, ये नेट फोर्स लग रहा है। ओके देखो यहाँ पे एक मिस्टेक की अपन ने, ये 4/5 into 10 होना चाहिए था, 4/5 into 10, तो नॉर्मल फोर्स अप्रोक्सीमेटली 8 माइनस 36/67 आता, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 प्लस सम स्मॉल वैल्यू विच इज लेस देन 1, ये फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, और फ्रिक्शन जो अवेलेबल है वो कितना है 0.9 टाइम्स 8 माइनस सम स्मॉल वैल्यू विच इज लेस देन 1, तो अगर इसको मैं 7 भी पकड़ लूँ तो 7 into 0.9 इज ऑल्सो मच मोर देन 6, तो यहाँ पे कंपेयर करने पर अपन को दिख रहा है कि फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ये बेड रिलेटिव टू द रॉड स्लिप ही नहीं करेगा, तो उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, सो एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लूँगा। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर।